गुड इवनिंग। आज का जो ये लेक्चर है ये हिंदी व्याकरण को लेकर लेक्चर है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए। ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ एक शब्दावली पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण की बातचीत करेंगे। पर इससे पहले कि हम सीधे व्याकरण पर जाए, कुछ एक शब्द होते हैं जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम टॉपिक को करेंगे तो टॉपिक को समझना काफ़ी आसान होता है। तो ये जो आज का लेक्चर है ये हिंदी व्याकरण लेक्चर 1 है और इसमें हम कुछ एक शब्दावली करेंगे। तो जो पहली शब्दावली है उसको देखेंगे भाषा। देखिए, जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो आपको भाषा का सबसे पहली बात है पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर आप अच्छे से पता नहीं कर पाएंगे कि जो भाषा है उस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अगर उस पर अच्छी खासी पकड़ बनानी है तो आपको व्याकरण का नॉलेज होना ज़रूरी है। पर इससे पहले हम भाषा किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। भाषा शब्द क्या है? भाषा शब्द जो भाषा है, भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये शब्द है। गुड इवनिंग निधि जी। तो ये शब्द है भाषा किसे कहते हैं, शब्द है कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा जो फोकस रहेगा, मैं भाषा को नहीं पढ़ाने वाला हूँ टोटल, मैं ये समझाने वाला हूँ भाषा किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना। तो भाषा के माध्यम से क्या करते हैं हम, अपने जो विचार होते हैं उनको एक व्यक्ति से ए से दूसरे व्यक्ति बी तक पहुंचा सकते हैं। बोलने का मतलब ये हुआ, मीन्स कोई एक ऐसा मीडियम है भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, हम किसी बी पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है कि ऐसा माध्यम जिससे हम लोगों तक अपनी बात लिखकर पहुंचा सकते हैं या बोलकर पहुंचा सकते हैं, या कई बार क्या होते हैं कि भाव जो होते हैं, भावों के माध्यम से जो हमारे फीलिंग होती है, भाव विचार होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी लोगों तक इस भाषा के माध्यम से पहुंचाया जाता है। मान के चलो एक प्रकार का ट्रक है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, जिसमें क्या किया जाता है कि आप ए से क्या करेंगे बी तक, जो ये सिस्टम है जो किसका मतलब शब्दों का, उन शब्दों को आप क्या करते हैं एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब भाषा को जब समझना है तो भाषा को समझने से पहले आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी, भाषा क्या है, एक साधन है। किसका साधन है? संचार का साधन है। मीन्स एक भाव को दूसरे भाव तक पहुंचाना है, एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम भाषा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव जो हैं उन भावों को क्या करता है, पहुँचा सकता है। किस तक पहुँचा सकता है? किसी विशेष व्यक्ति तक पहुँचा सकता है। ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। क्या होगी? ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि दूसरों को समझा सकता है। समझाने के साथ साथ ही जो ये बातचीत है, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जब भाषा की बातचीत करें तो भाषा को आप मतलब भाषा जो होती है 3 तरह की होती है और 3 तरीके से आप अपने भावों को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक तो मौखिक भाषा, मीन्स बोलकर, जैसे मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लिखित जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और सांकेतिक भाषा, सांकेतिक जैसे इशारों के माध्यम से समझाया जाता है। वास्तविक तौर पर अभी जो है हमारे देश के अंदर या हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो ग्रामर है, उसमें हमें 2 तरह की ही भाषा देखने को मिलती है। 2 तरह की भाषा का जिक्र किया है, एक लिखित है और दूसरी मौखिक है। लिखित और उसके बाद मौखिक है। तो सबसे पुरानी जो है, सबसे पुरानी भाषा जो सांकेतिक भाषा को कंसीडर किया जाता है, पर इसे औपचारिकता नहीं मिली है क्योंकि इसके प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। सांकेतिक भाषा सबसे पुरानी है, इशारों में जो भाषा होती थी। उसके बाद लिखित का क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मौखिक का काम आता है, फिर उसके बाद लिखित का काम आता है। तो पहले नंबर पे ये थी, दूसरे पे ये है, अगर पुरानी की बातचीत करें, और तीसरे पे ये है। तो जो भाषा की सीक्वेंस लग रही है, मतलब
एज के हिसाब से या कौन सी पुरानी है, तो पहले हमने क्या देखा, सांकेतिक देखा। सांकेतिक भाषा क्या है वो देखिए। उसके बाद हमने देखा मौखिक भाषा, मौखिक, और उसके बाद हम देख रहे हैं लिखित भाषा। तो ये जो 3 पैटर्न है, ये 3 पैटर्न ग्रामर में देखने को मिलते हैं, पर ये वाला पैटर्न जो है इसको औपचारिकता नहीं मिली है। तो मुख्य तौर पर 2 जो भाषा के रूप है, भाषा का भेद है, उसका बड़े मोटे तौर पर यूज होता है। पर सांकेतिक भाषा जो व्यक्ति गूंगे होते हैं वो क्या करते हैं, इस भाषा के माध्यम से एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। पूरा पाषाण काल में यही भाषा प्रचलन में थी। जब व्यक्ति गुफाओं में रहता था, खाने पीने का उसके पास ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं होता था, जंगलों से वो सारी की सारी जो नीड्स होती थी उसको पूरा करता था। तो ये जब कहानी आती है तो वो कहाँ से शुरू होती है, सांकेतिक भाषा से शुरू होती है, सांकेतिक भाषा। तो ये चीज़ आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक भाषा जो है आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। जब ये बात क्लियर हो गई तो फिर एक और जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है नेक्स्ट वर्ड। वो यहाँ से आप देखेंगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, वर्ण। अब थोड़ा सा वर्ण पर जाने से पहले मैं एक और वर्ड लेना चाहूँगा, हमें पीपीटी में नहीं लगा पाया हूँ, उस वर्ड को यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। एक शब्द आ रहा है व्याकरण। व्याकरण, ये जो व्याकरण है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो व्याकरण है, व्याकरण में आप लोगों को 2-3 चीज़ें समझनी है। 2-3 चीज़ें क्या समझनी है कि व्याकरण क्या करता है, भाषा का शुद्धतम रूप है। भाषा का शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप। ये जो व्याकरण होता है ये भाषा के शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कराता है। शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कराता है। एक बात ये पता चल गई कि भाषा का शुद्धतम रूप क्या होता है, व्याकरण होता है। शुद्ध और अशुद्ध रूप का, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसके बाद एक और व्याकरण के बारे में डेफिनेशन देखिए, व्याकरण की एक परिभाषा देखिए। कुछ एक नियम, मीन्स हिंदी भाषा हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, कुछ एक नियम जो भाषा को लिखने में सहायता करते हैं। भाषा को लिखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा भाषा का शुद्धतम रूप क्या है, जो शुद्धतम रूप है भाषा का मेरी बात ध्यान से सुनना। शुद्धतम रूप क्या है, शुद्धतम रूप जो है आपका व्याकरण है। शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कौन कराता है, शुद्ध और अशुद्ध का जो ज्ञान कराएगा उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। कुछ एक नियम है जिस नियम के आधार पर, कुछ एक नियम है, क्या है, कुछ एक नियम जिन नियमों के आधार पर, कुछ एक नियम जिन नियमों के आधार पर भाषा को लिखा जाता है, भाषा को क्या जाता है, लिखा जाता है या बोला जाता है। उन नियमों को क्या कहते हैं, उन नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझिए कि व्याकरण जो शब्द है उसको क्यों समझना है, उसको समझने की क्या जरूरत है। और अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर जो नेक्स्ट बातचीत है उस बातचीत को मैं आपके सामने रखता हूं और इस भाषा, इस मतलब शब्द को भी समझना है। वर्ण क्या होता है, तो यहाँ पर आपके सामने अर्थ लिखा है, भाषा के पारंपरिक ध्वनि प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। 2-3 चीजें सीखनी है। नंबर 1, पारंपरिक का मतलब काफी पुराने समय से परंपरा आ रही है। प्रतीक का मतलब है चिन्ह, और वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो वर्ण है हिंदी भाषा में वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी सिर्फ शब्दों पे गौर कीजिएगा। आगे जब हम बातचीत करेंगे तो काफ़ी आपको बातचीत समझने मतलब क्या करनी पड़ेगी, अच्छे इस तरीके से समझ में आ जाएगी। वर्ण, अक्षर या ध्वनि एक ही बात है। ये मतलब आपस में क्या है, ये भाई भाई ट्विन ब्रदर है, सिनोनिमस है आपस में शब्द। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसी ध्वनि, पहले तो समझिए, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, जिसे तोड़ा ना जा सके, टुकड़े ना हो, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिलेगी, एक मिनट को ना, पीपीटी कहाँ चली गई हो भाई साहब, एक मिनट के लिए। अच्छा यही है, ठीक है।
तो दूसरी परिभाषा क्या है, इसको भी देखिएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसको डिट्टो ऐसे ही याद कीजिएगा कि जो वर्ण होता है, कुछ एक प्रतीक होते हैं, कुछ एक चिन्ह होते हैं, इसी को ध्वनि कहते हैं, इसी को अक्षर कहते हैं, और हर एक भाषा में होते हैं ये। और ये जो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई होती है। और हम हिंदी की बातचीत करें तो हिंदी में जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो ये जो देवनागरी के वर्ण है या अक्षर है या ध्वनि है, एक प्रकार की ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इंग्लिश भाषा में इसको अल्फाबेट कहा जाता है। तो हिंदी भाषा में सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी हुई, तो लघुत्तम इकाई कौन सी हुई, हमारी जो वर्ण है या ध्वनि है या अक्षर है, उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और ये वर्ण जो है, ये जो अक्षर है, ये क्या होते हैं, ये कुछ एक प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो वर्ण क्या है, देखिए वर्ण जो है, जैसे मैं लिखूं अ क्या है, एक वर्ण है। क्या है, आ क्या है, एक वर्ण है। क्या है, आ क्या है, एक वर्ण है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, या मैं इसको लिखूं, ये क्या है, ये एक वर्ण है। तो ये जो है वर्ण है, इसको हलंत लगा हो, इसको अच्छे से याद रखना। तो अ आ ई ये क्या है, ये वर्ण है। ये छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि वर्ण क्या होता है। और वर्ण को जब समझेंगे तो समझने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। और आगे यहाँ पर देखना है कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो कौन होती है। तो वो भी आप लोगों को अच्छे से पता चल गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप लोग अ आ ई ये वाली चीज़ कहते हैं, वर्णमाला। देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब आप हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। उसके अलावा अगर वर्णों को एक साथ क्रमबद्ध लिखा जाए तो वो भी वर्णमाला कहती है। वर्णों के समूह पर वर्णों के कैसे समूह को हम वर्णमाला कहेंगे, तो इस बात को अच्छे से याद रखना। क्या ऐसे लिखा जाएगा अ ज्ञ त्र, तो इसे हम वर्णमाला कहेंगे? नहीं, ये गलत है। तो फिर कैसे लिखा जाएगा? अ से जो ज्ञ तक का पैटर्न है, जिस तरह उसको संजोया गया है हमारी हिंदी ग्रामर में, उसको ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, नियम के अनुसार क्रमबद्ध करना। वर्णों को एक साथ जो नियमबद्ध क्रमबद्ध करना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। हिंदी का मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदी का मानक रूप क्या है। तो यहाँ पर मानक रूप का मतलब इनके चिन्ह और प्रतीक क्या होते हैं। मानक रूप जब भी पूछा जाए तो इसका मतलब इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि हिंदी भाषा है, हम कैसे मानेंगे कि हिंदी भाषा है। तो अगर मानक रूप की बातचीत की जाए तो इसमें स्वर और स्वरों की मात्राएं और साथ में जो व्यंजन होते हैं वो शामिल होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप हिंदी का मानक रूप पढ़ रहे हैं तो मानक रूप का मतलब ये हुआ कि उसमें जो मात्राएं हैं, मात्राओं के अलावा उसमें जो स्वर है, उसमें जो व्यंजन है, उसको किस में रखेंगे, हम उसको हिंदी के मानक के रूप पर रखेंगे। मीन्स मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि हिंदी भाषा है। तो उसके जो स्वर है और स्वरों की मात्राएं हैं और साथ में व्यंजन है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा आ ई ऊ, और इसकी मात्राएं, इसके अलावा कुछ एक जो स्वर होंगे, उसको मिलाकर क्या होता है, उसको मिलाकर जो बनता है हिंदी भाषा का मानक रूप बनता है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का मानक रूप में शामिल होता है स्वरों की मात्राएं, व्यंजन, या फिर कुछ और ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अनुस्वर। देखो अनुस्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसकी जो डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, फिर इसको दिखाऊंगा भी पीपीटी में। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे जो अनुस्वर होता है वो क्या होता है। अनुस्वर की बातचीत की जाए, जो अनुस्वर है, तो ये ऐसी ध्वनि होती है जो नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? केवल नाक से निकलती है। इसको हम अनुस्वर कहते हैं। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको पंचों वर्ण देखने को मिलते हैं। पंचों वर्ण हिंदी भाषा के जो ध्वनि है या जो अक्षर है, उसके जो पंचम वर्ण होते हैं उसको हम इसमें रखते हैं। जैसे मैं अंग लिख दूं, जैसे मैं य लिख दूं, या मैं जैसे न लिख दूं या म लिख दूं, तो इसको किस में रखा जाता है? इसको हम अनुस्वर में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ण जो है, ये वर्ण क्या होते हैं, इनको हम अनुस्वर कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? हम अनुस्वर कहेंगे। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये नासिकीय वर्ण होते हैं, नाक से केवल आवाज़ निकलेगी।
और इसको मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जो अनुस्वर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अनुस्वर आपको पता चल गया। अनुस्वर का मतलब क्या हुआ? अनुस्वर का मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण जो है सिर्फ नासिक से होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि पंचम वर्ण। इसके अलावा जब हम अनुस्वर को पढ़ेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें बिंदी रहती है, इसमें बिंदी लगी होती है ऊपर, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम गंगा लिखते हैं तो गंगा के ऊपर बिंदी लगी होती है, तो वहाँ अनुस्वर है, क्योंकि नाक से आवाज़ आ रही है। हम डिफरेंस भी करेंगे उस वक्त की अनुस्वर और अनुस्वर साथ में, और साथ में जो अनुनासिक होता है उसमें क्या फ़र्क होता है उसकी भी चर्चा की जाएगी। पर यहाँ पर इतना याद रखना कि अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जब हम उनको बोलते हैं तो उनकी जो ध्वनि है वो नाक से ज़्यादा आती है। नाक हमारा काफ़ी ज़्यादा रोल उसमें प्ले करता है, मुंह से काफ़ी मतलब एक मुंह क्या होता है, ब्लॉक रहता है। विसर्ग, विसर्ग वास्तविक तौर पर इसका जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ, विसर्ग का। और विसर्ग की जो बातचीत की जाए तो हिंदी में भी इसका यूज़ होता है, और मोटे तरीके से इसका यूज़ होता है। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। अगर विसर्ग की बातचीत करें तो इसका जो साइन होता है, मैं आपको साइन बताने वाला हूँ। इस साइन को आपने संस्कृत में भी देखा होगा और हिंदी भाषा में भी क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये विसर्ग का साइन है और इसका उच्चारण स्थान ह होता है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखूँ अत या प्रत, तो ये जो इस तरह का इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है क्या होती है, ह होती है। और साथ में इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो इस तरह होता है। इसका जो जन्म हुआ है किस भाषा से हुआ है, इसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। तो ये संस्कृत भाषा जो है इससे इसका उद्भव हुआ है, इससे इसका जन्म हुआ है। इस बात को अच्छे से आप लोगों ने याद रखना है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए, और अच्छे से समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो बातचीत है उसको देखते हैं। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। यहाँ पर हम अभी महाप्राण के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसको मैंने आगे वर्ड में इसको मैं इंक्लूड करूँगा। महाप्राण क्या होता है, साथ में इन शब्दों को हम करेंगे। ब्रह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। ब्रह्मी लिपि से जितनी भी भाषाएं उत्पन्न हुई है उसमें इसका विसर्ग का यूज रहता है। इसको अच्छे से याद रखना। इसे सामने आपके एग्जाम्पल देके रखें। रामा, प्रता, अता, संभवता आदि के अंत में क्या लगी हुई है, विसर्गे लगी है, और इसका उच्चारण स्थान क्या रहता है, ह रहता है। इसको अच्छे से क्या करना है, आप लोगों ने समझना है। आगत शब्द हिंदी भाषा में काफ़ी देखने को मिलेंगे। आगत शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी अन्य भाषा से आए हुए हैं और बिना अनुवाद किए उसका यूज मीन्स उसकी ट्रांसलेशन नहीं की गई है और किसी अन्य भाषा में उसी तौर पर उसको यूज़ किया जा रहा है उसी तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर कुछ एक उर्दू के शब्द लिखे हैं, कर्ज, ताज़ा, जिंदगी, जिल्लत। ये उर्दू के हैं और इनका यूज़ कहाँ पर होता है, हिंदी भाषा में बड़े मोटे तरीके से होता है। रोज, ईज, जीरो, प्राइस, ये कुछ एक शब्द किसके हैं, उर्दू से निकले हुए हैं और इसका यूज़ बड़े मतलब मोटे तरीके से हिंदी भाषा में होता है। एक बात तो क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी बात में यहाँ पर कुछ एक अंग्रेजी के शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इनको भी आगत शब्द कहा जाता है और अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे आपने कॉलेज जो लिखा होगा, अगर आपको अच्छे से पता है तो कॉलेज जो है वो कैसे लिखते हैं, कॉलेज आप इस तरह कुछ लिखते थे। तो ये कॉलेज में जो ये वाला है, ये इस तरह का जो शब्द है ये आगत है, हमारी भाषा का नहीं है, हमारी हिंदी भाषा में का नहीं है, पर ये बाहर से आया हुआ है। ऑफिस आपने लिखा होगा, ऑफिस को कुछ इस तरह लिखते हैं। तो ये जो ऑफिस में ये ऊपर जो ऐसा मतलब सिंबल लगा हुआ है, ये क्या है, आगत शब्द है। और इस साउंड किसकी देता है, अ और ओ की जो मिक्सचर साउंड होती है वो इसमें कंसिडर की जाती है। हम साउंड को जब पढ़ेंगे कि किसको मिलाकर क्या बनता है तो उसमें काफ़ी डिटेल में करेंगे। अभी जो फोकस करना है, अभी किसके ऊपर फोकस करना है कि आगत शब्द किसे कहेंगे। आगत शब्द का मतलब कि किसी अन्य भाषा से आए हुए हैं और किसी अन्य भाषा में, मान लो अंग्रेजी के शब्द है और हिंदी में उसका बड़े मतलब उसी तरीके में जैसे इंग्लिश में यूज़ होते हैं उसका अनुवाद नहीं किया गया है, सिर्फ उसको देवनागरी में हमने लिख के रखा है। कॉलेज ऐसे ही वो पढ़ते हैं, ऐसे ही इसको लिखते हैं, पर स्पेलिंग का फर्क होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं अन्य भाषा के ये शब्द कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। आगत शब्द भी यहाँ से क्लियर हो गए। अब जो दूसरी बातचीत है, दूसरी बातचीत में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिए, शब्द। अब वर्ण के बाद हम शब्द पे आने वाले हैं। हमने आगत शब्द देख लिए, अब शब्द क्या होते हैं, शब्द को हम समझेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर वर्ड आ रहा है सार्थक इकाई। सार्थक इकाई का मतलब है मीनिंगफुल। दो या दो से अधिक
कोई वर्ण मिलेंगे और वर्ण मिलने के बाद कुछ अर्थ देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम शब्द कहेंगे। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक कोई वर्ण मिलते हैं और मिलने के बाद कोई ऐसा शब्द बनाते हैं जो कुछ मीनिंग दे, उसी को हम शब्द कहेंगे। अदरवाइज शब्द नहीं कहा जाएगा। सार्थक का मतलब है मीनिंगफुल, इकाई यूनिट होता है। अब दो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। हमने पीछे जब सीखा था तो हमने सीखा भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, हमने सीखा वर्ण। पर अगर लिखा जाए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो ये शब्द होगी। क्या होगी, शब्द होगी। इस बात को भी अच्छे से नोट डाउन करना है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण यानी कि अ या क जब मिलेंगे और कुछ एक ऐसा शब्द बनाएंगे जो हमारे लिए मीनिंग देगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को ये जो नाम है वो दिया जाएगा। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने इसको लिखने वाला हूँ। भाषा की, किसकी, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है, तो आप लिखेंगे शब्द। अगर इसी के बदले में ये चीज लिखी जाए, ये आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाषा की, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे वर्ण। क्या करेंगे, वर्ण। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट जो बातचीत है वो बातचीत इस तरह है, जो आपको यहाँ से देखनी है और आपके सामने लिखी हुई है। ये भी जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है। शब्द हो गया। अब देखिए आगे आ रहा है पद। पद, मेरी बात ध्यान से सुनना। पद जो होता है, इसका अगर शब्द की दृष्टि से देखें, इस शब्द का मीनिंग देखें तो मीनिंग कई होते हैं, पर हम इसे एज अ व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उस दौरान इसका कुछ मीनिंग और रहेगा। पद का मतलब पैर भी होता है। पद का मतलब एक पद जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, उसकी बातचीत भी करते हैं। पर यहाँ पर पद का मतलब हम ग्रामर की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग पद का मतलब क्या होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी के वाक्य यानी कि सेंटेंस में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदी के वाक्य कोई भी हो सकता है। हिंदी का वाक्य जैसे राम ने खाना खाया, ऐसा कोई वाक्य ले लो। प्रयोग किए जाने वाले शब्दों और अक्षरों को ही पद कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या ये बातचीत की जा रही है, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। मैं आपको उस शब्द को हम पद कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, आप काफी अच्छे तरीके से समझाएंगे। जैसे राम ने खाना खाया। देखिए राम इंडिविजुअल तौर पर देखेंगे तो राम एक शब्द है, राम एक शब्द है, पर इसको जब वाक्य में रखा जा रहा है तो इसको हम उस दौरान क्या कहेंगे, इसको हम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, पद। दूसरी भाषा में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, किसी मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी का न किसी भाग रहेगा, उसी को पद कहते हैं। तो पद क्या होता है, ये आपने अच्छे से समझा कि एक शब्द जब उसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अच्छे से याद रखना। और ये याद रखना कि जब पद होता है, ये उसी को हम पद की कैटेगरी में रखेंगे, उसी को हम पद बोलेंगे जिसका सार्थक मीनिंग हो। देखो जब कोई सार्थक शब्द का मतलब है कि उसका कोई मीनिंग रहेगा। ऐसा शब्द नहीं जिसका कोई मीनिंग नहीं, उसको हम पद नहीं कहेंगे। ने का कोई मीनिंग नहीं होता है, अ का कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको हम शब्द भी नहीं कहेंगे। और अगर उसको हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम पद भी नहीं कहेंगे। तो जब कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, जैसे पेन, तो पेन एक सार्थक शब्द है जिसका कोई मीनिंग है, जिसको बोलने के बाद आपके मन में सवाल उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब ये बातचीत होती है तो मतलब शब्द को किसी वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि पद क्या होता है हिंदी भाषा में। उसके बाद पदबंध का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लिश के साथ में इसका आप इंटरलिंकिंग करूंगा। फ्रेज आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में जैसे फ्रेज होता है, हिंदी में वैसे पदबंध होता है। यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको काफी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पद शब्द से पदबंध, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, पद शब्द से पदबंध बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक जब पद मिले, या हम शब्द भी कह सकते हैं, शब्द में जब शब्द मिलेंगे
और उनका वाक्य में जब यूज किया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक पद एक वाक्य में देखने को मिले तो उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। पदबंध का मतलब जब एक या एक से अधिक ज्यादा शब्द या पद एक ही क्रम और एक संभव मतलब में उसी पद की तरह व्यवहार करें, उन्हें पदबंध कहते हैं। इसका मतलब सीधा साधा है, अगर आप ये लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है तो एक बात बिल्कुल क्लियरली समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, और वो समझाने का प्रयास क्या है कि जब मतलब पद है, पद तो आपको पता है कि पद का मतलब कि वाक्य में शब्द का प्रयोग हो रहा है, पद प्लस पद, और ऐसा भी हो सकता है कोई मतलब तीन पद भी हो सकते हैं। पद आपको अच्छे से पता चल गया, इसका मतलब कि इसका यूज क्या हो रहा है, कोई शब्द है और उस शब्द का यूज कहाँ पर हो रहा है? सेंटेंस में हो रहा है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का यूज जब वाक्य में हो रहा है तो उसको उस वक्त पद कहते हैं। अगर मान लो ग्रुप ऑफ कुछ एक पद आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम? ग्रुप ऑफ पद को क्या कहेंगे? इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? पदबंध बनेगा। क्या बनेगा? पदबंध, पदबंध, पदबंध। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। क्या करनी है? अच्छे से समझनी है। यहां पर फिर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मान लो कि एक वाक्य है और वाक्य में ग्रुप ऑफ जो शब्द, ग्रुप ऑफ पद या ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है, कुछ एक शब्दों का समूह आ रहा है, और उस समूह क्या है? सार्थक है, मीनिंग दे रहा है, कुछ ना कुछ से मीनिंग निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? वो पदबंध कहलाएगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक बार ध्यान से सुनना। एक मिनट रुकना, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे मैंने, तो इसको एग्जाम्पल देखिएगा। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंस बताया हुआ है कि किसे आप पद कहेंगे, किसे शब्द कहेंगे। अगर शब्द इंडिविजुअल मैं बोलूं पेन, तो पेन क्या है? एक शब्द है। मैं बोलूं मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन उस दौरान पद बन गया। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए यहाँ पर जो बातचीत लिखी है, अच्छे से समझ गए। उसके बाद दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। और पदबंध क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में, निश्चित अर्थ का मतलब कुछ अर्थ देते हैं, कुछ मीनिंग रहेगा, कुछ सार्थक काम करेंगे, उसका मीनिंग कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठपटांग वाला मीनिंग ही नहीं है उसका, अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पक्की पहचान, देखो ये सबसे पक्की पहचान क्या है? ग्रुप ऑफ समथिंग हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पक्की पहचान मुझे बताइए, पक्की पहचान हुई कि नहीं हुई? सबसे पक्की पहचान। अब यहां पर अगर हम बातचीत करें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपको लगभग कितने मतलब शब्द और कितने पद देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है विशेष वाक्य में काला छपा शब्द पदबंध है। सबसे पहले वाक्य में सबसे तेज स्थिति वाले छात्र में 5 पद है। सबसे तेज वाली स्थिति में 5 पद है। देखो 5 पद कैसे बनाए? सबसे इसको कंसिडर कीजिएगा, सबसे पक्की पहचान। यहाँ पर 5 पद कैसे बनाए हैं? एक तो जीत गए 1 हुआ, उसके बाद पहचान वाले 2 हुआ, छात्र 3 हुआ, और ये सबसे और पक्की क्या हुआ? 2 और हुए, और कितने हो गए? 5 पद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पद का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं होंगे तो शब्द, पर शब्दों का समूह होगा। और शब्दों का समूह क्या है? ये लड़की अत्यंत सुशील और पश्चिम है। यहाँ पर फिर समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए आपको मैं बता चुका हूं कि ग्रुप ऑफ जो शब्दों का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। तो इसमें कितने पदबंध है? देखिए, शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, और वाक्य जो क्या बोलते हैं, उन शब्दों को काउंट कीजिए और उन शब्दों को काउंट करके बताइए कि उनका कितना ग्रुप बन रहा है। तो ग्रुप 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, और को तो हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इसका मीनिंग नहीं रहता है। और यहाँ पर अगर हम बातचीत करेंगे तो ये आप देख पाएंगे कि जो दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और पश्चिम में भी 4 पद है। तो अगर हम बातचीत करें तो इसमें 4 पद है। 4 कैसे बनाए? ध्यान से देखना, 1, 2, 3 और 4, यह को यहाँ पर क्या किया जाता है? पद में कंसीडर नहीं किया जाता है। जो पदबंध है उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे कि पद के कितने रूप होते हैं या पदबंध के कितने रूप होते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि क्या संज्ञा को उसमें रखा हुआ है, क्या विशेषण को उसमें रखा हुआ है, तो तब वहां पर आपको अच्छे से बात क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। पर यहाँ पर मेरा पर्पज क्या है? मेरा सबसे बड़ा जो पर्पज है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पदबंध क्या होता है, पद क्या होता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है? उसको हम पद कहते हैं। और जब उन शब्दों का समूह एक साथ आ जाए, कुछ एक समूह आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हम पदबंध कहेंगे। पर पदबंध का ज़्यादा जो डिटेल आएगा, डिटेल आप सिंपली भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेज या ग्रुप ऑफ सम वर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है?
पदबंध कहलाता है। हिंदी भाषा में जब पदबंध की बातचीत करेंगे, पहचानने के लिए आपको जब हम भेद करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसको हम पदबंध में रखते हैं, किसको पदबंध में नहीं रखते हैं, किसको हम पद में रखते हैं। जब हम भेद करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो एग्जाम्पल है शायद उसको ढूंढने में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि पद में कितने भेद होते हैं, पद के कितने भेद होते हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच को मतलब पद में रखते हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच को पदबंध में रखते हैं। तो ये चीज़ आपको अभी क्लियर नहीं होगी। तो थोड़ा सा इतना जरूर समझिएगा कि पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है, सिर्फ अर्थ की पर ध्यान दीजिएगा, औरों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आगे अनुनासिक। देखो अनुनासिक क्या होता है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है। जिसका उच्चारण मुंह और नाक से हो उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक एक संज्ञा है, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच या पद की दृष्टि से देखें तो क्या है ये, या शब्द की दृष्टि से देखें तो हम इसे इंडिविजुअल कर रहे हैं तो शब्द रूप कौन सा है, शब्द रूप ये क्या है, इसको हम संज्ञा कहेंगे। जब इसको हम सेंटेंस में यूज कर लेंगे तो हम उसको पद रूप कहेंगे, और ग्रुप ऑफ अन्य मतलब ग्रुप ऑफ जो शब्द होंगे उनके साथ या पद के साथ ग्रुप ऑफ पद जो हम इकट्ठे सेंटेंस में यूज कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम उस वक्त क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। तो यह अनुनासिक जो अकेला यूज किया जा रहा है उसको हम शब्द रूप कह सकते हैं, मीन्स शब्द है, क्या है, शब्द है। और जब इसको सेंटेंस में यूज किया जाएगा उसको हम पदबंध कहते हैं। और अगर दो या दो से अधिक पद इकट्ठे आ रहे हैं तो हम पदबंध कहेंगे, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं कोई भी। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक मतलब शब्द होंगे या उच्चारण होगा या मतलब ऐसे ध्वनि जिनका नाक और मुंह से क्या हो, मतलब उच्चारण हो या नाक और मुंह से उनकी ध्वनि निकले। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब अनुनासिक की बातचीत की जाए तो इसका जो सिंबल होता है चांद का बिंदु होता है। पर चांद का बिंदु के साथ साथ ही अगर जो शिरोरेखा वाली मात्राएं लगी हो, अगर मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, चांद चंद्र बिंदी होती है, किसकी, अनुनासिक की। पर अगर इसके ऊपर शिरोरेखा लगी हो तो तब ऐसे होगा, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, तब बिंदी ही लगाएंगे। जैसे मैं लिखूं बच्चे, तो यहां पर मैं इसको बोलूं ये क्या, तो आप बोलेंगे ये क्या है, अनुनासिक है। क्या है ये, अनुनासिक है। पर अगर मैं ऐसे लिखूं क्या बोलते हैं, आंगन, तो आप इस दौरान इसको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, तब ये चंद्र बिंदी लगेगी। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो, इसको क्या कहते हैं, इसको तो रेखा कहते हैं। और ये शिरोरेखा है और उसके ऊपर खड़ी रेखा, ये जो मात्राएं होती है, और खड़ी मात्राएं ये भी होती है, ई वाली भी होती है, हम सीखेंगे कौन सी मात्राएं होती है। तो उसके ऊपर तब बिंदी ही लगी होती है, और इसको क्या कहते हैं, इस बिंदी को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। अनुनासिक जो होता है उसके दो तरीके से आपको यूज़ करने हैं। एक तो क्या है, ये चंद्रबिंदी की पहचान होती है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अनुनासिक शब्द है। जैसे आंख लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद चांद भी लिख रहा हूँ मैं, पर इसके अलावा मैं ये भी लिख रहा हूँ, बच्चे भी लिख रहा हूँ, बच्चे। तो जो खड़ी रेखाओं के ऊपर मात्राएं लगी हो तो उस वक्त ये चंद्रबिंदी नहीं लगाई जाती है, ये बिंदी ही लगाई जाती है। पर इसको क्या कहते हैं हम, इसको भी अनुनासिक कहते हैं। तब भी इसकी आवाज़ क्या होगी, नाक और मुंह से निकलेगी। तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक अच्छे से ये वोकैब का आपने एंजॉय किया होगा। अब मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। निधि जी आप बताइए, क्या अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। आगे और तो नहीं बचा, एक मिनट मुझे देखने दीजिए पीपीटी में, क्या और तो नहीं बचा है, एक मतलब कोई डाउट तो नहीं है बचा, मुझे देखने दो, डाउट तो नहीं है कोई। यही था, इतना ही था आज का। डाउट तो नहीं कोई, एक बार बताइए, क्या कोई डाउट तो नहीं। एक बार बता दीजिए, उसके बाद इस सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर डाउट है तो बता दीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं। डाउट तो नहीं, नो सर, ओके। तो अच्छे से इसको रिवाइज करना और कल इससे हम आगे करेंगे, क्लियर है, ओके। और अच्छे से इसको पढ़ना, रिवाइज करना, और क्या